Hi, welcome to its personal series presented by Kotak Securities and Flip It Money. मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी. In our last episode, we have talked about what is personal finance. We have introduced you to different pillars of financial planning, and we have talked about cash flow also. Now in this episode, we are going to talk about a very interesting aspect of personal financial planning, that is contingency fund. इसके बारे में हम समझेंगे. एंड वी हैव विद अस आवर गेस्ट मिस्टर कल्पेश अशर. एक बार फिर से उन्होंने ज्वाइन किया है हमें. कल्पेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सो कल्पेश, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो कंटिजेंसी फंड है ये आखिर होता क्या है एंड व्हाई इज दिस फंड इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस. थैंक यू इंदु फॉर हैविंग मी. और जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है, और जैसे मैंने बताया था कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, सिर्फ हमें इम्प्लीमेंटेशन उसका सही तरीके से फाइनेंशियली करना होता है. तो वो 5 जो पहलू थे, 5 एस्पेक्ट्स थे, उसमें से कैश फ्लो के बारे में तो हम लोग ने बात कर ली, और आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में बाकी के 4 पिलर्स की. लेकिन जैसे तुमने बहुत सही बताया कि देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो इन 4 पिलर्स के साथ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और वो होता है कंटिजेंसी फंड. अब कंटिजेंसी फंड को हम इजी टर्म्स में समझाना चाहें तो वो है इमरजेंसी फंड. और जैसे इमरजेंसी वर्ड खुद दोहराता है कि ये वो फंड्स हैं जो हमें एक ऐसी सिचुएशन में काम आए जो सिचुएशन हमारे हाथों के बाहर है, जिसने हमें कभी देखा नहीं, या एक ऐसी सिचुएशन है जो हम कहते हैं अनफोर्सीन होती है, जिसके बारे में प्लान नहीं करते. मान लीजिए, उसका उदाहरण अगर देंगे तो हमारी जॉब लॉस हो गई कोई कारण सर, एक ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसके बारे में हम लोग ने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की हुई है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में प्लानिंग नहीं की हुई है और वो हमारे बस में नहीं, हमारे बात, तो उसके लिए जो फंड्स हमें चाहिए उसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं. अब इसकी प्लानिंग कैसे होती है? ये एक प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारे जो महीने के खर्चे होते हैं उसको हम 3 या 6 महीने के खर्चे को एक साथ एक अलग से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं या साइड पे रख देते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग का मान लीजिए कि महीने का खर्चा 10,000 रुपये है जी, तो सिंपल सा हिसाब है कि हमें 50 या 60,000 रुपये हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखने हैं जो हमें 24 घंटे में 24 आवर्स में हम उसको लिक्विडेट करके हमारी ज़रूरत पूरी कर सकें. और इसका कारण ये है 3 या 6 महीने का जो मैंने बात किया, कि मान लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जब हमारे खर्चे अगर हम 3 या 6 महीने का वो इमरजेंसी फंड का जो एक दौर है उसको पूरा करने में लगा सकते हैं, तो हम अपनी जो दूसरी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उसे हाथ ना लगाएं, और साइड बाय साइड हमें ये मौका भी मिल जाए उस 3 या 6 महीने में उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए. तो एक कंटिजेंसी फंड जो होता है लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि सेविंग्स बैंक अकाउंट हो गया आपका, बैंक की एफडीज हो गई, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स हो गए. और इसमें एक खास बात यह है कि इसका जो कंपोनेंट ऑफ रिटर्न्स है इसे हमें देखना नहीं है. ये वो चीज़ है जिसमें हमें रिटर्न्स नहीं देखने, सिर्फ एक सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें ये कंटिजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है. सो दिस इज़ कंटिजेंसी फंड. ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझाई कि वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर रेनी डेज. राइट. या तो इसके अलावा और कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट पिलर्स थे जिसके बारे में हमने पहले कैश फ्लो की बात की थी फर्स्ट एपिसोड में, और कौन से इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि वो 5 पिलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो जैसे कैश फ्लो की तो ऑलरेडी हमने बात कर ली. दूसरा आता है नेटवर्थ. और नेटवर्थ ईजी टर्म्स में अगर समझाने जाएं तो होता है योर असेट्स माइनस लायबिलिटीज़. सो नेटवर्थ इज इक्वल टू आपके असेट्स माइनस लायबिलिटीज़. असेट्स क्या होते हैं आपके? तो ये सारे आपके जो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं वो मान लीजिए कि आपके जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अभी इक्विटी में आप अपने जो स्टॉक्स शेयर्स लेते हैं आपके डीमैट अकाउंट से, या आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो वो आपका एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए इक्विटी कंपोनेंट होता है. उसके बाद आता है आपका डेट, यानी कि फिक्स्ड इनकम. सो व्हाट इज फिक्स्ड इनकम? योर फिक्स्ड इनकम इज नथिंग बट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स
which are invested in very secure type of investments, most of it, okay? So which is your bank FDs, corporate FDs. अभी इसमें रिस्क की लेवल्स अलग अलग होती हैं, लेकिन फिक्स्ड इनकम के एक क्लास में आती हैं वो. तो बैंक FDs हो गई, आपके कॉर्पोरेट FDs हो गई, आपके गवर्नमेंट के जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, PPF है, किसान विकास पत्र हो गया, या मंथली इनकम स्कीम्स है, तो वो सारी एक कैटेगरी है. उसके बाद आता है आपके जॉब में जो आपका EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो वो भी फिक्स्ड इनकम के तौर पे आता है. म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, तो ये आपका फिक्स्ड इनकम या डेट कहा जाता है. फिर आता है तीसरा असेट क्लास जो है आपका रियल एस्टेट, तो उसके बारे में हम बाद में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. और प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटीज़, आपका गोल्ड सिल्वर में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं आपके एक पर्सनल बैलेंस शीट में, मान लीजिए, तो वो आपके असेट्स हो गए. और लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में सबके पास कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लायबिलिटीज़ क्लियर करने की. तो वो कौन सी होती हैं? मेन जो होती हैं, आपने अगर होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, तो वो सारी जो लोन्स हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी आपको चुकाना है. तो ऐसे तो नहीं कि सिर्फ पड़े हैं, वो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होती हैं, तो इवन दैट इज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर लायबिलिटीज़. सो सिंपल अगर एक मैथमेटिक्स के तौर पे समझा, अगर मान लीजिए कि आपके असेट्स 1 लाख रुपए के हैं और आपकी लायबिलिटीज़ एज ऑन डेट मान लीजिए 60,000 रुपीज़ हैं, तो आपका नेटवर्थ होगा 40,000 रुपीज़, असेट्स माइनस लायबिलिटीज़. तो ये हो गया आपका नेट वर्थ. जो सेकंड पिलर है उसका एस्टिमेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि आप आज तक कहाँ निवेश कर चुके हो. तीसरी बात जो आती है वो है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड गोल प्लानिंग. बहुत सा इम्पॉर्टेंट एक पहलू है, पिलर है, एंड दैट डिटरमिन्स हाउ योर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस विल बी डन. Okay. Because I personally believe that every investment you make should have a purpose. हर निवेश के पीछे एक कारण होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए. सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड गोल प्लानिंग, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, क्या सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको कोई गोल की तरफ लेके जा रही है अचीव करने में, या इट इज़ जस्ट लाइंग लूज, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग. बिकॉज इफ़ योर मनी इज़ और योर वेल्थ वॉट यू हैव क्रिएटेड is not going to be useful to achieve life happiness and life goals, I think this is a completely futile exercise. So investment linked goal planning is very important, and I think we'll have to speak about it in detail as we move forward, you know. So उसमें identification of goals कैसे किए जाते हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट आपको उस गोल की तरफ लेके जाएगा, उसका टैगिंग करना is a part of the whole process. और जब हम एज अ प्लानर या एडवाइज़र अपने क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो उनको समझाते हैं कि उनके गोल्स की इम्पोर्टेंस कितनी है, और ये नहीं कि वो रियलिस्टिक गोल ना हो, रियलिस्टिक गोल होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड गोल प्लानिंग. फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट. आपने सारे इन्वेस्टमेंट्स तो कर लिए, आपने सारा एक दिशा आपके इन्वेस्टमेंट्स को दे दी, आपने सब जान लिया, अवेयरनेस आ गई कि आपकी कैश फ्लो कितनी है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपके गोल्स कौन से हैं. अब इस आप सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, विच इज़ नथिंग बट योर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस एडवाइजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, विच इज़ द फोर्थ पिलर आई वुड से. एंड इन इंश्योरेंस, सॉरी टू से, बट आज अपने देश में इतना सारा अंधकार छाया हुआ है कि पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ द राइट इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल लॉसेस. नाउ दैट कुड हैपन थ्रू एनीथिंग. जैसे अगर आपकी ज़िंदगी चली गई तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है, जो लाइफ के कंपोनेंट को तो रिप्लेस नहीं करती, लेकिन जिसकी डेथ हो गई, अगर वो ब्रेड अर्नर है, तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस का इम्पैक्ट उसके परिवार पे पड़ेगा, उसको कितना मैक्सिमाइज या कितना एडिक्वेट कर सकती है वो लाइफ इंश्योरेंस है. सर एक एग्जांपल हमने देखा है इस बार, जो पैंडेमिक हमने देखा है. एग्जैक्टली. तो विच इज़ अ ह्यूज थिंग. यस. और इसमें इंश्योरेंस का बहुत महत्व लोगों को समझ में आया. तो इसमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हेल्थ इंश्योरेंस. अगेन पैंडेमिक
में हमने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स बहुत सारे हो गए थे, और जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था वो काफ़ी दिक्कत में आ गए थे। करेक्ट। तो दैट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कितना इंश्योरेंस होना चाहिए आपके लाइफ के प्रोफाइल को देखकर डिटरमिन होता है। ये किसी की कॉपी करके नहीं किया जाता कि अगर उसके पास 5 लाख का है तो मुझे भी 5 लाख का कवर चलेगा। आपकी लाइफ प्रोफाइल क्या है वो समझना ज़रूरी है। तीसरी बात इंश्योरेंस में, कि इसको पिलर क्यों कहते हैं, कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स शुड नेवर बी मिक्स्ड। इंश्योरेंस इज़ फॉर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर ग्रोथ। दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। करेक्ट। तो ये अगर हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऐसी कोई दवाई नहीं देगा कि आपको एक एंटीबायोटिक भी देगा और उसी दवाई में आपको नींद की दवाई भी साथ में मिला के देगा वो। तो हर एक दवाई का अलग अलग एक काम होता है। तो यहाँ पे जो मिस सेलिंग की बात कर रहा हूँ या इंश्योरेंस का पता नहीं चलता कि लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि नाइदर दे गेट एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर which is good enough to support their family in case if they are not there, nor the investments are that good which can beat a normal good investment product if it's done independently. Yes. So insurance and investments should never be mixed, keep them separate. That is insurance. And the last aspect is personal taxation, very important. So like we all know that tax का नाम सुनते ही सब डर से जाते हैं, लेकिन डरने की इसमें बात नहीं है, बिकॉज लाइक देयर इज अ सेइंग दैट डेथ एंड टैक्सेस कैन नेवर बी अवॉइडेड। इफ यू वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टैक्स पेइंग इज योर प्राइमरी ड्यूटी। एंड टैक्स पेइंग का जो एक स्ट्रक्चर है हम उसको गलत समझते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको ऐसे सांचे में एक डाल के रखती है कि हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हो तो हमें उसमें से डिडक्शंस मिलते हैं, हम पेमेंट्स भी करते हैं तो हमको उसमें से बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर हम वो दायरा पकड़ के चले तो। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका एक अलग सा एक इम्पोर्टेंस भी है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टैक्स रिटर्न्स दैट इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, कि आपकी टैक्स की प्लानिंग भी चलती रहे और वो आपके ड्यूटीज़ जो हैं एज अ टैक्स पेयर वो भी आप फुलफिल करते रहें। ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, and we can easily put them together if we do proper tax planning. The word is tax planning, not tax evasion. Yeah. So what people look for it is कि tax में कैसे कम भर सकता हूँ. The idea is not to pay less tax. The idea is how you pay tax what is rightful, abide by the law, and also that tax what you pay is useful as a part and parcel of your financial planning process. So these are the 5 pillars of financial planning what we've just seen. So बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें पता चले हैं। ये 4 पिलर्स क्या क्या थे, ओवरऑल पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इमरजेंसी फंड क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच कल्पेश ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट लिंक्ड गोल प्लानिंग। सही बिल्कुल कल्पेश? एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड यू ऑल शुड वॉच दिस एपिसोड। बिल्कुल, तो नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर जुड़े हमारे साथ एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं इट्स पर्सनल सीरीज़ के, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑलवेज रिमेंबर यू कांट इग्नोर इट बिकॉज इट्स पर्सनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.